करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ। पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है, लेकिन एक दिन पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना। ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है, नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो। मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नजर बम्बू पर पड़ती है। जाबाज जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बैम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन। एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना। और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बैम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बैम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बैम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन। ये मेरे गांव की स्पेशल डिश है। इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है। एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है। ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो। अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूँगा। पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लगता है
इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो। अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता। पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया। ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे 1 ग्लास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए।
पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी गलती की एहसास हो जाती है। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा।
जयपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी हलवाई थी और लड्डू बेचने का काम किया करती थी। उसके बनाए हुए लड्डू लोगों को बहुत पसंद आते थे। सुबह हो या शाम लोग खाने में नाश्ते में उसके लड्डू खाते थे। हरिया तोता उसके यहाँ आता है और कहता है, वाह पीलू वाह, ऐसे लड्डू तो कहीं नहीं मिलते हैं। मैं सिर्फ तेरी ही दुकान से लड्डू लेता हूँ। अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, तू 1 किलो पैक कर दे। जी हरिया काका, अभी देती हूँ। कालू की दुकान पीलू की दुकान के सामने ही थी, लेकिन उसके यहाँ से कोई भी लड्डू नहीं खरीदता था। एक दिन कालू पीलू को एक साजिश से फंसाने के बारे में सोचता है। इस पीलू को मैं स्वाद में हरा नहीं पाऊंगा। इसके पास बहुत पैसे हैं, उसे ही लूट लेता हूँ। पीलू, तुम्हारे लड्डू तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो अब अपनी दुकान बंद कर दिया हूँ। अब मैं जमीन जायदाद का काम कर रहा हूँ। तो पीलू कहती है, कालू, आपने तारीफ की, बहुत बढ़िया। एक जमीन खरीदने की मैं भी सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। तो कालू कहता है, बहुत अच्छा ख्याल है। मेरे पास कुछ जमीन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वहाँ पर लड्डू की फैक्ट्री भी लगा देना। तुम्हारे जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता है। बाकी की जमीन में तुम बड़ा सा घर बना लेना। तो पीलू कहती है, सही कह रहे हो कालू भाई, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर पीलू को कालू बहुत सी जमीनें दिखाता है। पीलू को एक जमीन पसंद आ जाती है। कालू भाई, मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। ये जमीन मैं अपनी पूरी कमाई से खरीदूंगी। इसमें मैं मेरी दुकान बेचकर पैसे लगाऊंगी। तो कालू कहता है, तुम चिंता मत करो पीलू, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें गलत सौदा नहीं करवा सकता हूँ। ये जमीन आने वाले समय में तुम्हें बहुत फायदा करेगी। तुम्हारी दुकान क्या फैक्ट्री होने वाली है। खुश हो जाओ बहन। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई कालू को दे देती है और दुकान भी बेच देती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद पीलू जब उस जमीन पर रहने के लिए जाती है तो वहाँ पर कड़क सेठ आ जाता है। अरे पीलू, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, ये जमीन तो कालू ने मुझे बेचा था। ये जमीन तो मेरी है। तो कड़क कहता है, अपने कागज दिखाओ। पीलू के कागज देखकर कड़क कहता है, ये नकली कागज है पीलू, तुम्हें कालू ने धोखा दिया है। तो पीलू कहती है, कालू मेरी पूरी कमाई लेकर भाग गया है। अब मैं क्या करूँगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई हूँ। पीलू ये सोचकर रोने लगती है। तो कड़क कहता है, रो मत पीलू, तुमने लड्डू बनाने आते हैं ना, लेकिन आजकल बच्चों को चॉकलेट पसंद है। तुम चॉकलेट बनाना शुरू कर दो, थोड़े बहुत पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पीलू कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद कड़क सेठ जी, मैं अब से चॉकलेट के लड्डू बनाया करूँगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के किनारे चॉकलेट के लड्डू बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन कड़क सेठ भी उसकी दुकान में आते हैं और चॉकलेट के लड्डू खाते हैं। वाह पीलू, ये लड्डू खाकर तो मेरी तबीयत ही खुश हो गई। अब मैं कालू को पकड़वाने में मदद करूँगा। तो पीलू कहती है, आप मेरी कालू को पकड़वाने में मदद करेंगे? ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कड़क सेठ अपने इंस्पेक्टर दोस्त जाबाज चील से मिलता है। उसे पीलू के चॉकलेट के लड्डू खिलाता है और उसे कालू को पकड़ने के लिए कहता है। जाबाज कालू की तलाशी में लग जाता है और एक दिन उसे कालू पड़ोस वाले जंगल में एक व्यक्ति को जमीन बेचता हुआ मिल जाता है। कालू, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। मैं तुम्हें कड़क सेठ की जमीन गैर कानूनी तरीके से पीलू चिड़िया को बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। कालू पकड़ा जाता है। तो कड़क सेठ कहता है, पीलू, अब तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान वापस आ गई है। तुम पुराने और नए चॉकलेट के लड्डू बनाना शुरू कर दो। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी और आपको मैं हर रोज लड्डू गिफ्ट किया करूंगी। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है। उसके चॉकलेट के लड्डू बच्चों को बहुत पसंद आते थे और बड़ों को सादे लड्डू। पीलू एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन बन जाती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।
बालापुर में टिल्लू चिड़ा एक गरीब नाई था। वो लोगों का हेयर कट करता था और पैसे कमाकर घर चलाता था। टिल्लू अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे शहर जाकर कोई कारोबार करना था। एक दिन टिल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हम खानदानी हेयर कट कर रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी इसी काम को करते हुए कमाए हैं। अब तू ही है जो ये बात नहीं समझता। मैं कितने दिन हूँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। ये ले, ये है वो कैंची जिसे हम सब कटिंग करते थे। ये रख और काम कर। क्या पिताजी, आपको जायदाद के नाम पर ये कैंची ही मिली थी? पता नहीं आप मुझे कभी समझ पाएंगे कि नहीं। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस कैंची को नहीं इस्तेमाल करूँगा। अरे, आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इनकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चला है। आप इनसे माफी मांगिए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। इसके बाद कुछ दिनों में ही टिल्लू परलोक सिधार जाता है। ये लीजिए पिताजी की कैंची, अब इससे काम शुरू कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी का हेयर कट नहीं करूँगा। तो फिर आप अपने पिताजी को दिया वचन नहीं निभाओगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं काम करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर इस कैंची का इस्तेमाल करो और काम करो। बंटी जबरदस्ती लोगों की हेयर कटिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इस वजह से गड़बड़ हेयर कट करने लगता है। लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक दिन परेशान होकर बंटी जंगल में जा रहा था। तभी उसको साधु दिखते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। बंटी उन्हें कुछ सेब खिला देता है। साधु जी, मेरा काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बंटी अपनी हेयर कटिंग की दुकान में जाता है और लोगों की कटिंग करने के लिए जैसे ही अपने पिताजी की कैंची उठाता है, वो कैंची साधु के आशीर्वाद से अपने आप हेयर कटिंग करने लगती है और जल्दी ही वो बहुत फेमस हो जाता है। वाह जी, आप तो बहुत ही कमाल के काम करने लगे हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम जानती हो पीलू, ये साधु महाराज के आशीर्वाद से हुई है। अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी घर ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े हीरो उसके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आने लगते हैं। पीलू, तुमने मुझे आलसी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का हेयर कटिंग का काम नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। बड़ों का कहना मानना चाहिए जी, आपने भी वही किया। इस तरह से पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी। वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पिल्लू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं।
आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है। साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है। यहाँ आते ही अब शगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे, तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस घराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना। तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा,
ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी ये खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में। उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है। आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे।